हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का लेसन नंबर 15 गणित का आलेखों से परिचय। तो आपको बता दें, अब ये लेसन नंबर जो आपकी नई किताब है, नए सिलेबस में ये लेसन नंबर 13 हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है एक कक्षा में बच्चों के पसंदीदा शिक्षक के लिए सर्वे किया गया। इन प्राप्त आंकड़ों को पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो ये प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पहले पॉइंट में लिखा है अलग अलग शिक्षकों के हिस्से के लिए अलग अलग रंग से इसे रंगो। दूसरा प्रश्न है किस शिक्षक को सबसे अधिक बच्चों ने पसंद किया। तो प्यारे बच्चों, एक तो आपने इसको अलग अलग रंग से रंगना है। जैसे यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया तो ये शिक्षक बी है। शिक्षक सी को आप कोई और कलर कर दें, जैसे मैंने रेड कर दिया तो रेड कलर कर सकते हैं या कोई और भी। और इसी तरह शिक्षक डी को येलो, ये वाला कर देते हैं येलो कलर। और शिक्षक ए को हम मेरा पसंदीदा ब्लू कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें पूछा गया है किस शिक्षक को सबसे अधिक बच्चों ने पसंद किया। तो ये जो शिक्षक, एक बार दोबारा से देखिए, जो शिक्षक ए वाला ये कॉलम है ये सबसे बड़ा है, तो इसमें हम लिख देंगे शिक्षक ए। किस शिक्षक को सबसे कम पसंद किया गया, तो जो सबसे कम जगह घेर रहा है इसमें वो है शिक्षक डी। तो हम इसका उत्तर शिक्षक डी लिख देंगे। इसके बाद आगे है प्यारे बच्चों, अब तुम इसे बनाकर देखो। तो नीचे हमें यहाँ पर दिया है इन 4 शिक्षकों को बराबर बराबर बच्चे पसंद करते हो तब उसके लिए कैसा पाई चार्ट बनेगा, बनाओ। तो उसके लिए प्यारे बच्चों, ये जो सर्कल है इसके हम 4 बराबर भाग कर देंगे। इस तरह से ये आधा आधा हो गया और इस तरह से ये 4 भाग हो गए जैसे मैंने यहाँ बना रखे हैं। तो इसमें आप शिक्षकों के नाम ABCD लिख देंगे, ABCD लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है एक कक्षा में 1/4 बच्चों को शिक्षक ए पसंद है, आधे बच्चों को शिक्षक बी पसंद है, शेष बच्चों को शिक्षक सी पसंद है। इस पाई चार्ट के रूप में दर्शाओ। तो आधे बच्चों को शिक्षक बी पसंद है तो हम जो सर्कल है उसका आधा कर देंगे और नीचे वाले या ऊपर वाले में आपने बी शिक्षक लिख देना है आधा। और दूसरा लिखा हुआ है जो 1/4 बच्चों को शिक्षक ए पसंद है, तो शिक्षक ए 1/4 भाग को पसंद है। तो आपने जो इसका सर्कल का 4 हिस्से करेंगे, अगर इस तरह से आप देखें तो ये 4 हिस्से हो जाते हैं। तो ये चौथा हिस्सा है जो ये वाला या ये वाला, ये ए शिक्षक को पसंद है। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, बी के लिए ये आधा भाग और शिक्षक ए के लिए ये 1/4 भाग कर दिया। और जो शेष ये रह गया है तो ये जो है शिक्षक सी को पसंद करते हैं बच्चे। तो सी को हमारा कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये जो प्यारे बच्चों हम सर्कल में इस तरह से बनाते हैं जो चार्ट, इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ नीचे कुछ पाई चार्ट बने हुए हैं, क्या इन पर सही अंकन किया गया है, हाँ नहीं, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो पहला है इसमें ये बड़ा भाग 50, इससे छोटा 40 और बिल्कुल छोटा 10 दिखाया गया है। तो अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये 40 और 50 90 और 10 100 बनता है। तो ये 100% है, ये भाग सही है पहला। और अगर दूसरे में हम देखें तो ये 50% है और ये भाग 45 है और ये वाला छोटा भाग 5% है। अगर हम तीनों भागों को जोड़ेंगे इनको भी तो ये भी 100% बनता है, जो कि सही है। अब जो तीसरा चार्ट है इसमें अगर 40 और 40 को जोड़ें, 80 और 30 को जोड़ें तो ये जो है 110 बनता है। तो ये जो है 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला जो चार्ट है ये तीसरा गलत है। तो आपने इसमें लिख देना है नहीं। तो कारण में हम क्या लिखेंगे, पाई चार्ट 3 में योग जो है 40 + 30 110 बन रहा है, जो कि गलत है। यह 100% होना चाहिए। इसके बाद अगला 4 नंबर सम है, इसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पर
एक विद्यालय के कुछ छात्र हरियाणा के मैदान में लगे पुस्तक मेले में गए। उन्होंने पुस्तकों पर जितना खर्च किया उसका एक आयत चित्र नीचे दिया गया है। तो ये आयत चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर छात्रों की संख्या लिखी है और यहाँ पुस्तकों पर खर्च लिखा है। जैसे 10 छात्रों ने, जो 10 रुपये खर्चने वाले हैं वो 2 छात्र हैं, यानी एक छात्र ने 10 रुपये खर्चे तो 2 ने कितने खर्चे, 20 रुपये खर्चे। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए छोटा करके समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने पुस्तकों पर खर्च 10 रुपये, छात्र की संख्या 2, तो कुल खर्च कितना हो गया, 20 रुपये। अब जो 20 रुपये हैं वो कितने छात्र खर्च कर रहे हैं, आप इस पाई चार्ट में यहाँ 20 रुपये जो खर्च करने वाले छात्र हैं वो 4 हैं। तो आप जो इसके चार्ट में यहाँ पर आपके ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है, तो इन 20 रुपये के हिसाब से चारों छात्रों का खर्च 80 रुपये बनता है। अब 30 रुपये खर्चने वाले कितने छात्र हैं, तो आइए देखें। जो 30 वाला कॉलम है ये सबसे बड़ा है, इसमें 10 छात्र हैं। तो हम 30 के सामने 10 लिख देंगे। 10 छात्रों को 30 रुपये के हिसाब से खर्च किया, तो कुल उन्होंने 300 रुपया खर्च किए। इसी तरह 40 रुपये खर्च करने वाले जो आपके पाई चार्ट में हैं, आप यहाँ पर देख लें, बारी बारी ऊपर नीचे करना पड़ता है। 40 रुपये वाले 3 हैं, 50 वाले 8 हैं, 60 वाले 4 हैं, 70 वाले 6 हैं, 80 वाले 5 हैं और 90 वाले 4 हैं और 100 वाला 1 है। तो मैंने इनको यहाँ पर इसी रूप में यहाँ पर लिखा है। ये जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ इसमें लिखा है, 80 में मैंने कितना लिखा है, 5 लिखा है। तो इस तरह से आपने भी इनको लिख लेना है। इसके बाद आपने इनकी गुना करके कुल खर्च निकाल लेना है। जैसे 50 की 8 के साथ गुना करेंगे तो 400, 80 के 4 के साथ करेंगे तो 200, 60 की 4 के साथ करेंगे तो 240। ये सारी मैंने गुना करके जो कुल खर्च है इनका जोड़ कर निकाल दिया है। 2440 रुपये इन्होंने कुल खर्च किए। तो आइए अब इनके प्रश्न देख लेते हैं जो जो यहाँ पर हमें पूछे गए हैं। कितने छात्र पुस्तक मेले में गए, तो ये जो आपने 2, 4, 10, 3, 8, 4, 6, 4, 5, 1 को जोड़ लेना है, तो इनका जोड़ 47 बनता है। तो कुल छात्र 47 मेले में गए। कितने छात्रों ने 30 रुपये तक की पुस्तकें खरीदी, तो 30 रुपये तक की जो पुस्तकें खरीदने वाले छात्र हैं, अगर हम इनको गिने तो ये 2, 4 और 10 हैं। 2, 4 और 10 इनको जोड़ेंगे तो 16 छात्रों ने 30 रुपये तक की पुस्तकें खरीदी। सबसे अधिक रुपए कितने छात्रों ने खर्च किए, तो अगर इसमें आप देखें तो सबसे अधिक जो है कि 30 रुपये जो हैं कितने छात्रों ने, सबसे अधिक कितने छात्रों ने खर्च किया, तो सबसे अधिक जो इस सारणी में है वो 10 है। तो 10 छात्रों ने 30-30 रुपये खर्च किए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 छात्रों ने 30-30 रुपये खर्च किए। तो ये आपने लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा छात्र किस वर्ग में हैं और उन्होंने कितने कितने रुपए खर्च किए। तो आप इस ग्राफ में अगर देखें तो जो 20 से 30 का ग्राफ है, ये वाला 20 और 30, यहाँ पर 20 है और यहाँ 30 है। तो ये वाला जो ग्राफ है इसमें सबसे अधिक छात्र 10 छात्र हैं। तो आपने इस ग्राफ में लिख देना है 20 वर्ग अंतराल 20 से 30 में 20 से ज़्यादा व 30 से कम छात्र हैं और उन्होंने कुल कितने खर्च किए हैं। ये देखिए ये 300 रुपया लिखा हुआ है। तो 10 को 30 के साथ गुना करेंगे तो 300 रुपया खर्च किया। अगले प्रश्न में पूछा है, सभी छात्रों ने कुल मेले में कुल कितने रुपए खर्च किए। तो मेले में जो मैंने जैसे इनका जोड़ लगाया था 2440 रुपये सभी छात्रों ने मेले में कुल रुपए खर्च किए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए 5 नंबर सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारी कक्षा के प्रत्येक बच्चे के पास पेन होंगे, पता करो कि प्रत्येक के पास कितने पेन हैं और किस किस रंग के हैं। इन सूचनाओं पेनों की संख्या और बच्चों की संख्या को आयत चित्र बनाकर दर्शाओ। तो मैंने यहाँ पर बच्चों की संख्या और पेनों की संख्या को लेकर ये आयत चित्र, ये वाला पहले आपने एक बना लेनी है सारणी।
पेनों की संख्या, जैसे एक पेन वाले बच्चों की संख्या कितनी है 4, 2 पेन वाले 3 बच्चे हैं और 3 पेन वाले 2 बच्चे हैं, और जिनके पास 4-4 पेन हैं वो कक्षा में 6 बच्चे हैं। तो कुल बच्चों की संख्या यहाँ 15 हो गई है। तो मैं यहाँ पर इस आयत चित्र में जो y अक्ष है इस पर बच्चों की संख्या लिख लेता हूँ। जो x अक्ष है इस पर मैंने जो है पेनों की संख्या लिख ली है। यहाँ पर 0 से शुरू करके ऊपर की ओर 1 2 3, इसी तरह इस साइड में 1 2, x एक्सिस पर 1 2 3 4 आपने लगा देना है। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर पेनों की संख्या, एक पेन वाले 4 बच्चे हैं, तो ये पहले एक पेन आ गया यहाँ पर। यहाँ हमने पेनों की संख्या ली है तो एक पेन को हमने 4 बच्चों तक ले जाना है। तो ये पहला आयत चित्र हो गया। अब दूसरे के लिए हमने दो पेन वाले 3 बच्चे हैं तो हमने इसको 3 तक बढ़ा देना है। इस तरह 3 पेन वाले 2 बच्चे हैं तो 3, 2 और 3 को हमने 2 तक, इस 2 तक ले जाना है। इसके बाद 4 पेन वाले 6 बच्चे हैं तो हमने यहाँ से 4 पेन वाले 6 तक, 6 के सामने तक ले जाना और इसको भी यहाँ से ऐसे मिला देना है आपने। तो ये प्यारे बच्चों एक आयत चित्र है जो बन गया है आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इसमें लिखा हुआ है, एक विद्यालय में पिछले वर्षों में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। वर्ष लिखा है यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या 1998 में 30, 1999 में 35, 2000 वर्ष में 50, 2001 में 55 और 2002 में 50 बच्चे। उपरोक्त सारणी को दिखाने के लिए 3 बच्चों ने निम्न प्रकार से अलग अलग आलेख बनाए। कौन कौन से आलेख ठीक हैं पहचानो और उनके नीचे टिक का सही का निशान लगाओ। जो आलेख गलत हैं उनके गलत होने का कारण भी बताओ। तो इनको लेकर जो बच्चों ने आलेख बनाए हैं जो नीचे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर हम सारणी को देखें तो सारणी में ये हमारे वर्ष हैं और ये वाला जो नीचे वाला है ये बच्चों की संख्या है। तो ये पहले वाले जो ग्राफ है इसमें इस साइड पे उसने वर्ष ले लिए और इस साइड पे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या ले ली और यहाँ पर उसने वर्ष दिखा दिए हैं और इस साइड पे उसने बच्चों की संख्या लिखना था और जो इसने यहाँ पर वर्ष लिखा दिए हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है उसका गलत है। अब दूसरा जो ग्राफ है फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या, इसमें यहाँ सही लिखा है और इस साइड पे इसने वर्ष लिए हैं। तो ये वाला जो इसका दूसरा ग्राफ है वो सही है। तो अब हमने नीचे लिख देना है जो एक है वो, जो एक वाला है वो क्यों गलत, क्योंकि एक में जो आंकड़ों को है उनको सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया। ये आंकड़ों की सही व्याख्या नहीं करते तो हम लिख देंगे दिए गए आंकड़ों की सही व्याख्या नहीं करता, और दूसरा जो है दिए गए आंकड़ों की सही व्याख्या करता है, जो दूसरा हमारा सही है। इसके बाद आइए अब अगला सम करते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें भी यहाँ पर इस साइड में कुछ भी नहीं लिखा गया और यहाँ पर अकेला फुटबॉल खेलने वालों की संख्या लिख दी गई है। ग्राफ को पूरा नहीं किया गया तो हम लिख देंगे ये गलत है क्योंकि आंकड़ों को सही तरीके से नहीं लिखा गया, तो इस कारण से ये गलत है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक नीचे एक विद्यालय में अलग अलग वर्षों में स्कूल में आए नए छात्रों की संख्या लेकर लेखा चित्र बनाए गए हैं। इन्हें बनाते समय कुछ गलती हो गई, इन्हें ढूंढिए और आलेख के नीचे लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है गलती जो है इस पहले आलेख में 2001 जो पहला आलेख है यहाँ पर 2000 और 2001, 2001, 2002, 2002 और 2003 और गिनती का जो गैप है 5, 10, 20, 50, 5, 10, 15, 20, 25 ये भी सही लगा हुआ है। तो ये पहला जो है वो सही है। और जो दूसरा है इसमें ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है जो 2 स्तंभों में ये बहुत ज़्यादा है और ये यहाँ गैप कम है। तो ये गैप एक समान नहीं है, यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ बिल्कुल ही कम है। तो इसलिए इसमें हम लिख देंगे दिए गए चित्रों में दूरी या गैप समान नहीं है, समान दूरी पर नहीं है। अब अगला प्रश्न इसी का है, प्रत्येक वर्ष में नए छात्रों की संख्या क्या क्या थी। प्रत्येक वर्ष में नए छात्रों की संख्या
क्या क्या थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2000 से 2001 में जो है इसमें 35 छात्र आए हैं, और 2001 से 2002 में 30, और 2002 से 2003 में जो है ये 20 छात्र आए हैं। तो इनको हम यहाँ पर बारी बारी लिख देंगे। 2001 35, 2001 से 2 30, 2002 से 2003 20। नए छात्रों की संख्या में प्रवेश के बारे में क्या पता चलता है। तो पहले 35 बच्चे थे, अगले वर्ष 30 रह गए और अगले वर्ष 20। तो इसका मतलब प्रति वर्ष छात्रों की संख्या कम हो रही है। आपने ये इसका लिख देना है। 8 नंबर सामने हमें दिया हुआ है। यातायात पुलिस द्वारा गुड़गांव के 2 चौराहों पर से गुजरने वाले वाहनों की संख्या का सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अध्ययन किया गया। प्रत्येक घंटे गुजरने वाले वाहनों की संख्या को निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया। तो चौराहे ए को डॉटेड लाइन से दिखाया गया और चौराहे बी को डार्क लाइन से दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें ये चौराहों पर जो वाहनों की संख्या है वो दर्शाई गई है। यहाँ पर जो अगर हम चौराहे ए की बात करें तो ये डॉटेड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। तो यहाँ से शुरू होकर 9 बजे से ये जो संख्या बढ़ गई और फिर इसके बाद ये संख्या कम हो रही है, और ये फिर बढ़ने लग गई, और ये फिर कम होने लग गई, और ये बढ़ने लग गई। तो इसी तरह अगर दूसरा हम चौराहे बी की बात करें तो इसमें संख्या पहले बढ़ी है, फिर इसमें भी कम होने लग गई है और फिर बढ़ने लग गई है। 2 बजे कम होकर फिर बढ़ने लग गई है, और जो अपने पीक पर 5 बजे ये फिर पीक पर आ गई है। तो इसमें अब हमें नीचे प्रश्न पूछा गया है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। तो दोनों अक्षों पर, एक पर समय और एक पर वाहनों की संख्या दर्शाई गई है। एक्स एक्सिस पर समय और जो वाई अक्ष है उस पर वाहनों की संख्या हमें दर्शाई गई है। तो यहाँ वाहनों की संख्या लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से चौराहे ए से गुजरने वाली वाहनों की संख्या प्रदर्शित करता है। तो जो काटवीं रेखा है हमारी वो जो है चौराहे ए पर जो संख्या है इसको प्रदर्शित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या किसी समय पर दोनों चौराहों से निकलने वाले वाहनों की संख्या समान थी? यदि हाँ तो किस किस समय पर। तो हमने बताना है कि किस किस समय पर वाहनों की संख्या समान थी। तो आइए इसको समझते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर हाँ लिखकर समय लिखा है 12:15, 1:30, 3:45 और 4:15 पर। ये समय कैसे निकाला है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये लाइन काट रही है एक दूसरे को। ये जो समय है ये यहाँ पर काट रही है और ये यहाँ पर काट रही है। तो इन लाइनों पर जो वाहनों की संख्या है, एक ये है, यहाँ पर वाहनों की संख्या समान है। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो ये मान लो लगभग 250 के करीब आ रहा है, इसमें 200 के करीब आ रहा है। दोनों एक ही समय पर जो वाहनों की संख्या है इसमें भी लगभग जो है 300 के करीब आ रहा है। तो इस तरह से ये जहाँ यहाँ काट रही हैं, जैसे ये 12:30 लग रहे हैं, ये जो है ये 12:15 लग रहे हैं, क्योंकि ये 12:15 के इस तरफ देखें तो करीब है। ये जो है आधी बिल्कुल सेंटर में आ रही है, 1:30 के करीब है, और ये जो है 3:45 यानी 3:45 के करीब जा रही है, और ये वाली लाइन जो 4:15 के पास आसपास या 4:30 के आसपास आ रही है। तो आपने इस तरह इनका समय आपने खुद भी स्केल से चेक करके लिख देना है, जैसे मैंने इनका समय लिखा है। अब अगला प्रश्न है, क्या दोनों चौराहों पर ज़्यादातर समय बराबर की भीड़ संख्या रहती है? तुमने यह निर्णय किस आधार पर किया? तो हाँ, क्योंकि दोनों ग्राफ की रेखाएं ज़्यादातर पास पास हैं, तो दोनों चौराहों पर जो भीड़ है वो लगभग एक जैसी रहती है। क्योंकि अगर हम ग्राफ में देखें तो ये जो लाइनें हैं और ये जो डार्क लाइन है ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं, यानी इनकी संख्या लगभग, अगर हम किसी एक बिंदु की संख्या लेकर देखें, जैसे मैंने ये 2 बिंदु लिए, तो इनकी अगर हम संख्या निकालें तो इसकी संख्या 410 आ रही है और इसकी 400 के करीब आ रही है। तो इस तरह सभी की संख्या लगभग, जैसे ये देख लें अगर हम, तो डार्क लाइन का और जो डॉटेड लाइन है इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये 210 के करीब आ रहा है और ये 190 के करीब आ रहा है। तो ये संख्या लगभग समान सी है, ज़्यादा मतलब इनमें डिफरेंस हम नहीं कह सकते। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस चौराहे पर एक अंतराल में वाहनों की संख्या सबसे अधिक थी? तो चौराहे ए पर
जो है वाहनों की संख्या 600 थी लगभग 5 बजे। तो इसको आप देख लें, जो चौराहा ए है इसमें 5 बजे जो वाहनों की संख्या है लगभग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर 5 बजे 600 के करीब है। आइए अब इसका जो अगला 4 नंबर पार्ट है इसमें लिखा है अब तुम भी करो और चार्ट बनाओ, चाहे तो स्कूटर, कार व ट्रक को अलग अलग गिनकर चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो ग्राफ लिया है इसमें एक और जो है गिनती लिखी है, यानी वाहनों की संख्या लिखी है, और दूसरी ओर समय लिखा है। तो यहाँ से अगर देखिए तो 50-50 का मैंने डिफरेंस लिया और यहाँ पर 8 बजे से शुरू किया है, 8, 9, 10, तो इस तरह ये समय लिया है। कार के लिए मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, यहाँ से जैसे कार की ये शुरू हो रही है डॉटेड लाइन, और स्कूटर के लिए आपने कोई भी लगा सकते हो, जैसे मैंने रेड लाइन लगाई है स्कूटर के लिए, तो ये स्कूटर के लिए समय को दर्शाती है। और ट्रक के लिए मैंने ब्लू लाइन, डार्क ब्लू लाइन लगाई है। तो आपने भी इस तरह से ये डार्क मैंने जो ब्लू लाइन लगाई है, ये आप इस तरह से उनकी जो है अलग अलग समय पर जिस तरह वाहनों की संख्या है आप नोट करके उसको इस तरह से पूरा कर सकते हैं। आइए अब अगला जो है 9 नंबर सम है, इसमें हमें लिखा हुआ है मंजीत अपने दोस्त अनिल के यहाँ जाने के लिए घर से निकला। वह अपने घर से पैदल ही 20 कदम पूर्व की ओर चला, वहाँ कपिल का घर आया। फिर वे दोनों अनिल के घर के लिए 40 कदम उत्तर की ओर चले। वहाँ उन्होंने आइसक्रीम की दुकान देखी, वहाँ से उन्होंने 2 आइसक्रीम ली और खाई। फिर वे वहाँ से 10 कदम पश्चिम की ओर चले और वे अनिल के घर पहुँच गए। इस प्रकार इसे हम इस तरह बना सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मंजीत जो है, जो इसकी जो आपको दिशाएं देख लें, इस तरफ उत्तर है, इस तरफ यहाँ पूर्व है, तो ये पश्चिम होगा और ये दक्षिण दिशा होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मंजीत वह अपने घर से पैदल 20 कदम पूर्व की ओर चला और कपिल के घर आ गया। तो मंजीत यहाँ से चला, ये जो बिंदु है, और 20 कदम चलकर ये यहाँ मंजीत कपिल के घर आ गया। और फिर दोनों अनिल के घर की लिए उत्तर की ओर यहाँ से ये इस तरह 40 कदम चले और उन्होंने आइसक्रीम की दुकान देखी, वहाँ से उन्होंने आइसक्रीम ली और खाई। और वे 10 कदम पश्चिम की ओर, वहाँ से 10 कदम इस तरह ये पश्चिम दिशा की ओर चले और यहाँ पर जो है अनिल का घर आ गया। तो इस तरह हम इसको दर्शा सकते हैं। तो आइए इसको अब हम जो है अपने जो आयत चित्र का ग्राफ है उस पर ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर हम ग्राफ पेपर देखें तो ये जो है हमारा ग्राफ पेपर, यहाँ पर जो है पहले मंजीत केंद्र का बिंदु मंजीत का घर, यानी ये 0 मंजीत का घर है। तो यहाँ से वो अगर हम देखें तो चला 20 कदम, यहाँ से 20 कदम ऐसे चला तो कपिल का घर आ गया। और कपिल के घर से वो जो आगे 40 कदम है दोनों इकट्ठे चले, तो ये उत्तर की ओर चलकर आइसक्रीम की दुकान पर पहुँचे और आइसक्रीम की दुकान से उन्होंने फिर 10 कदम पश्चिम की ओर चला तो अनिल का घर आ गया। तो ये 40 के सामने, ये जो 40 चले हैं तो यहाँ 40 के सामने ये बिंदु आ गया और 40 के सामने ही इस तरफ ये चले, तो ये जो है वापस यहाँ से अगर हम देखें तो ये 10 पर पहुँच गए। तो इस तरह से आपने इस ग्राफ को बनाना है। तो आइए अब आगे देखते हैं। पेज पर यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र बिंदु से कपिल के घर की स्थिति 20 कदम पूर्व की ओर, केंद्र बिंदु से आइसक्रीम की दुकान की स्थिति 20 कदम पूर्व की ओर 40 कदम उत्तर की ओर, केंद्र बिंदु से अनिल के घर की स्थिति 10 कदम पूर्व की ओर एवं 40 कदम उत्तर की ओर। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, तो ज्यामिति के अनुसार यहाँ पर इन्होंने इसके निर्देशांक बनाए हैं। तो पहले आप जी ऊपर जो लिखा हुआ है इसका आप एक बार मतलब समझ लें। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपकी पहली लाइन लिखी है आप अपनी किताब अपने सामने रख लें, केंद्र बिंदु से कपिल के घर की स्थिति 20 कदम पूर्व की ओर। तो ये जो केंद्र बिंदु है यहाँ से उसके घर की स्थिति 20 कदम, ये दिशा है जो हमारी पूर्व दिशा है, तो इसकी ओर। और इसके बाद जो अगला पॉइंट आपकी किताब में लिखा है केंद्र बिंदु से आइसक्रीम की दुकान की स्थिति 20 कदम जो है पूर्व की ओर। तो आइसक्रीम की ये जो दुकान है इसकी जो स्थिति है 20 कदम
पूर्व की ओर है और 40 कदम उत्तर की ओर। तो ये उत्तर दिशा है, तो यहाँ 40 कदम उत्तर की ओर है। तो ये आइसक्रीम की दुकान है। इसके बाद अगला लिखा हुआ है 10 कदम केंद्र बिंदु से अनिल के घर की स्थिति। तो 10 कदम उसके जो घर की स्थिति है पूर्व की ओर और 40 कदम उत्तर की ओर। तो अब हम केंद्र बिंदु से यहाँ से अगर इसका घर देखें तो ये 40 कदम जो है उत्तर की ओर है और यहाँ से 10 कदम ये पूर्व की ओर, ये वाला अनिल का घर है। तो अब हमने इसके जो निर्देशांक हैं वो लिखने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो जो उसका ये वाला पहला निर्देशांक है केंद्र बिंदु, ये दोनों ओर 0 0 है और ये वाला जो है एक्स एक्सिस है ये वाली लाइन, तो यहाँ पर जो इसके हैं 20 हैं और जो केंद्र बिंदु से है। तो अब जो कपिल का घर है वो जो है ये वाला बिंदु है जो ये एक्स एक्सिस पर 20 है और जो ये वाली वाई एक्सिस है यहाँ पर ये 0 है। तो इस तरह ये इसका निर्देशांक बनेगा। इसके बाद हमें पूछा है आइसक्रीम की दुकान की स्थिति। तो ये आइसक्रीम की दुकान का निर्देशांक है वो यहाँ अगर एक्स एक्सिस पर देखें तो ये 20 है और यहाँ से अगर ये वाली दूरी देखें हम ये वाली दूरी देखें तो ये 40 है। तो इसका जो एक्स एक्सिस 20 होगा और वाई एक्सिस 40 होगा। तो ये इनके निर्देशांक बन जाएंगे। इसी तरह अगर अनिल का घर देखें तो अनिल के घर का जो निर्देशांक है नीचे हम देखें तो एक्स एक्सिस पर ये 10 पर है और जो वाई एक्सिस है वहाँ 40 है। तो ये हम लिख देंगे 10 एक्स एक्सिस पर और 40 वाई एक्सिस पर। तो ये जो अलग अलग निर्देशांक हैं बन जाएंगे जो आपकी किताब में अगले पेज पर लिखे हुए हैं। तो ये वाले जो निर्देशांक हैं निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ये 0 0 20 0 20 40 और 10 40 अनिल की घर की स्थिति के लिए। तो ये जो है अनिल के घर के निर्देशांक हैं 10 और 40। अनिल के घर की स्थिति निर्देशांक जो है 10 और 40, जैसे मैंने अपने पिछले पेज पर दोनों सभी निर्देशांक दिखाए हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिए गए आलेख को समझो व नीचे दी गई चीज़ों के लिए निर्देशांक बनाओ। तो मंदिर के लिए सबसे पहले लिखा है 3,1 मान्य 3 पूर्व की ओर व 1 उत्तर की ओर। तो यहाँ पर जैसे ये मंदिर बना हुआ है तो इसको अगर देखें हम तो ये वाली जो है पूर्व दिशा है और ये हमारी उत्तर दिशा है। तो इसने हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ इसको थोड़ा सामने कर लेते हैं, 3 पूर्व की ओर 1 उत्तर की ओर। तो 3 ये पूर्व की ओर हैं, ये पूर्व दिशा है और ये उत्तर है। तो उत्तर की दिशा में 1 के सामने। तो इस तरह ये मंदिर की स्थिति है। यानी ये जो निर्देशांक है अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 1 है। तो ये आपका जैसे पीछे निर्देशांक था उस तरह बन गया है। अब अगला प्रश्न जो पॉइंट है स्कूल, इसमें लिखा है 1,2। तो 1 एक्स एक्सिस पर है और 2 जो है वाई एक्सिस पर है। तो ये आपका पॉइंट 1,2 है। तो 1 जो है पूर्व दिशा में है और 2 उत्तर दिशा में। तो लिख देंगे 1 पूर्व की ओर 2 उत्तर की ओर। इस तरह 1,4 है घर के लिए। तो घर के लिए जो 1 एक्स एक्सिस पर 1 है और वाई एक्सिस पर 4 है। तो ये आपका 1 4 है। इसी तरह 1 है जो पूर्व की ओर है और जो 4 है वो उत्तर की ओर है। तो इस तरह आपने इसको करना है। इसके बाद आइए अब अगला देखते हैं पेड़ और तालाब। पेड़ जो है 5,3 हमें दिया हुआ है। हमने अगर पेड़ को देखें तो यहाँ से ये 5 है और इस साइड से ये 3 है। तो इसका निर्देशांक 5,3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 ये पूर्व दिशा है पूर्व की ओर और 3 जो है उत्तर की ओर। तो इस तरह आपने इसको लिखना है। इसके बाद है तालाब 4 4। तो तालाब को मैंने 4 4 दिया है। अगर आप देखें तो ये यहाँ से जो तालाब की लाइन है 4 पर है और इधर से भी 4 पर है। यानी 4 पूर्व की ओर और 4 उत्तर की ओर। तो ये आपका पॉइंट बनेगा 4 4 4 पूर्व की ओर और 4 उत्तर की ओर आपने लिख देना है। इसके बाद अब अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है अब तुम ऐसी कोई किसी एक चीज़ में आलेख दिखाओ, उसके लिए निर्देशांक बनाओ और नीचे लिखो। तो जैसे मैंने यहाँ पर बस स्टैंड के लिए निर्देशांक बनाया है ऊपर, तो आप देख सकते हैं बस स्टैंड जो है
इसको मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 4 लिया है और वाई एक्सिस पर 2 लिया है। तो 4 और 2 ये पॉइंट हैं और 4 जो है पूर्व की ओर है और 2 जो है उत्तर की ओर है। तो यहाँ आप लिख देंगे 4 पूर्व की और 2 उत्तर की ओर। अब अगला जो इसी का 2 नंबर पार्ट है, नीचे दिए गए बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। ये 2 2 4 2 2 5 और 4 5 ये 4 बिंदु दिए हैं जो हमने यहाँ बनाने हैं। तो पहले हम 2 2 को लेते हैं। तो 2 2 जो है यहाँ पर पहला बिंदु आएगा, तो आपने लिख देना है 2 2। इस तरह दूसरा बिंदु है 4 2, यानी एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर आपका 2 है, तो ये 4 2 वाला ये बिंदु आएगा। इस तरह अगला जो बिंदु है 2 5, तो 2 5 है जो एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर 5 है, तो ये वाला बिंदु आएगा। इस तरह अगला जो बिंदु है 4 5, तो 4 5 आपका एक्स एक्सिस पर, यानी पहला 4 एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। तो एक्स एक्सिस पर 4 है तो एक्स एक्सिस पर 4 ले लिया और वाई एक्सिस पर 5 है, तो ये वाला बिंदु आ गया आपका। तो इस तरह ये 4 बिंदु आपके आ गए हैं, इनको आपने आपस में मिला देना है, तो ये आपका एक आयत बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है, इसमें हमें जो बिंदु दिए हैं ये प्यारे बच्चों वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। तो इसमें हमें एक एक पहला बिंदु दिया है, तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 1। तो आपने जो बनाने से पहले दोनों और 1 1 सेंटीमीटर पर ये लाइन नंबरिंग कर लेनी है। 1 2 3 ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर करनी है। तो इस तरह जो पहला 1 1 है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सेम है, तो ये वाला पॉइंट होगा। और 1 3 जो है ये वाला बनेगा, एक्स एक्सिस पर 1 3 और वाई एक्सिस पर 1। इसके बाद अगला जो है 3 3 ये वाला बनेगा, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर भी 3। इसके बाद नेक्स्ट है 3 1, तो ये 3 1 जो है आपका ये वाला बनेगा 3 1। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 1 3 तो सही लिखा है एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये बिंदु जो है मेरे से गलत लिखा गया। यहाँ पर ये जो है एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 1 है, तो यहाँ पर आपका ये लास्ट बिंदु है, तो इसको अपने 3 1 करके लिखना है। तो इस तरह अगर आप इस आकृति को देखें तो ये वाली जो आकृति है आपकी एक वर्ग बन रही है, तो इसको आपने आकृति को वर्ग लिख देना है। इसके बाद अगला है, इसमें हमें यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं उनमें हमें यहाँ लिखा हुआ है जो 2 1 5 4 और 2 4। तो मैंने ये बिंदु ले लिए 2 1 2 4 और 5 4। जब इन बिंदुओं को आपस में मिलाया तो ये हमारे पास एक त्रिभुज आ जाएगा। इसी तरह आपने ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर अगला लेना है जो ये वाली लाइन और ये वाली वाई एक्सिस पर, इस पर आपने 6 तक लिख लेना है। जब 5 तक तो 2 1 पहला बिंदु है, तो ये 2 एक्स एक्सिस पर और 1 वाई एक्सिस पर। इसी तरह अगला जो बिंदु 2 4 ये आ गया, 4 4 ये आ गया और 4 2 ये आ गया। तो इनको आपने बाद में बनाने के बाद जब आपने इस तरह मिलाया तो ये आपका एक समलंब बन गया, तो इसको आपने समलंब लिख देना है। इस तरह अगले प्रश्न में यही पूछा गया है, इन बिंदुओं को क्रम से मिलाओ और बताओ कि क्या क्या आकृति बनी। तो हमारे पास आयत, वर्ग, त्रिभुज और 4 नंबर में समलंब बना है। 10 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो जल्दी से ये काम प्यारे बच्चों आप पहले कर दें, वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको आगे देखें। तो आइए शुरू करते हैं 10 नंबर सम। 10 नंबर में लिखा है, यदि मूलधन 10,000 रुपये तथा वार्षिक ब्याज की दर 5% हो तो निम्न सारणी को पूरा करो। तो यहाँ पर मूलधन हमें 10,000 दिया है और दर जो है 5% दी है, और यहाँ क्रम संख्या के साथ समय लिखा हुआ है x, तो समय 1 वर्ष दिया है पहले। और हमें जो दूसरी सारणी है इसमें हमें साधारण ब्याज का ये सूत्र लिखा है, इसने y बराबर 1000 गुना 5 गुना समय बटा 100। तो हम समय को पहले 1 वर्ष लिखेंगे, 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट देंगे 1000 की, तो ये 10 5 50 आ जाएगा। इस तरह जो बिंदु बनेंगे, समय का जो बिंदु है 1 लेंगे, समय 1 और
ब्याज 50 तो 1,50 ये बिंदु ए बन जाएगा। इस तरह अगला जो 2 नंबर है, जब समय 2 वर्ष हो तो आपने इसको 2 के साथ गुना कर देना है। यहाँ पर आप 2 लिख देंगे और 100 के साथ 2 जीरो कट जाएंगी और ये बन जाएगा 10 पंजा 50 और 50 दूनी 100, जो इसने 100 यहाँ पर लिख दिया है। अब आप समय 3 लेंगे तो 3 के लिए मैंने ये कर दिया है 1000 गुना 5 गुना 3/100, तो 100 की 2 जीरो फिर से काट देंगे, 10 को 5 के साथ गुना करेंगे, 10 पंजा 50 और 50 दिया 150 आ जाएगा। तो ये तीसरा बिंदु है जो 3 150 हो जाएगा और दूसरा 2 100 हो जाएगा। तो इस तरह अगले जो हैं आपने 4 समय के लिए 200 आ जाएगा और 5 के लिए 250 आ जाएगा। अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 50-50 बढ़ रहे हैं, तो आगे भी आप इस तरह और भी निकाल सकते हैं। तो ये 5 बिंदु हमारे पास आ गए हैं। तो इनकी सहायता से हमने अब एक ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या किया, एक साइड पे इसके समय लिख लिया और दूसरी साइड पे जो है आपने जो है इसका ब्याज की जो है वो लिख लेना है। यहाँ पर इसने आपने ब्याज लिख लेना है और इस समय साइड पे आपका समय है। तो इस तरह से जो ग्राफ का पहला बिंदु है A1 और 50 है, दूसरा बिंदु 2 और 100 था, तीसरा बिंदु 100 और 150 था और चौथा बिंदु D जो था 4 पर 200 था और पाँचवा बिंदु जो 5 पर था 5 और 250 था। तो ABCD ये बिंदु मैंने बना दिए हैं। ये आप दोबारा से देख लें तो ये वाले जो बिंदु हैं मैंने सारे ग्राफ पेपर पर बना दिए हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है क्या इस आरेख के आधार पर तुम बता सकते हो कि 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो 8 साल में यहाँ पर मैंने 400 लिखा हुआ है, जो आप आइए ग्राफ में देख लें। तो ये जो लाइन है 8 वर्ष वाली, ये जो लाइन है ये 400 पर दूसरी साइड से y अक्ष पर मिल रही है। तो इस तरह इसका जो उत्तर है मैंने 400 लिख दिया है। इसके बाद जो अगला सम है इसमें हमें दिया हुआ है 11 नंबर में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक मोटरसाइकिल चालक नियत चाल से चल रहा है, आरेख में उसके द्वारा विभिन्न समयों में संगत तय की गई दूरी प्रदर्शित की गई है। निम्न आरेख से दी गई सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है जैसे पहले घंटे में उसने 40 की दूरी तय की, दूसरे में 80 की दूरी तय की, तीसरे में 120 की और चौथे में 160 की। तो इस तरह ये 40-40 का जो गैप है इसमें दूरी 40-40 के हिसाब से बढ़ रही है, तो इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन आ रही है। तो आइए अब जो हमें प्रश्न पूछा गया है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमें निर्देशकांक हैं इनके अलग अलग लिखने हैं। तो जैसे ऊपर अगर देखें तो 2 पर 80 आ रहा था और 4 पर 160 आ रहा था। ये आप दोबारा से इस ग्राफ में देख सकते हैं, 2 पर 80 है और 4 पर 160 है। तो ये इसका निर्देशकांक है और इसका निर्देशकांक 2 पर 80 है। तो यहाँ पर जो पहला निर्देशकांक था वो 1 पर 40 था, यानी 40-40 हमारे बढ़ रहे हैं। तो हम अब जो तीसरा निर्देशकांक निकालते हैं तो इसमें हमें 3 और 120 हो जाएगा और ये जो है आपने 40 को 3 के साथ गुना कर देनी है, तो 4 तिये 12, तो ये 120 आ जाएगा 3 पर। अब 5 पर अगर देखें, 5 को हम 40 के साथ गुना करेंगे तो 4 5 20, ये 200 आ जाएगा। 6 पर गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। 7 पर गुना करेंगे तो 7 चौका 28, ये 280 आ जाएगा। अब जो अगली जो सारणी ये बनी है यहाँ पर हमने अलग अलग निर्देशकांक x और y के अलग अलग लिख दिए। जैसे इसमें पहले देखिए x पर 3 है और y 120 है, तो ये लिख दिए। अब इसके बाद आगे जो लिखा हुआ है हमने इसकी जो है चाल निकालनी है। तो चाल का जो सूत्र है दूरी बटा समय लगाना है। तो पहले में जैसे चाल 80 है और समय जो है 2 है, तो 80 बटा 2 करेंगे और इसको काटेंगे तो चाल हमारी 40 किलोमीटर आ जाएगी। इसी तरह 160 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी काटेंगे तो चाल 160 को काट कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इस तरह 120 को काटेंगे 3 से तो 40 आ जाएगा। 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 40, 240 को 6 से करेंगे तो भी 40 और 280 को करेंगे तो भी 40 किलोमीटर आएगा। तो इस तरह सभी जो 40-40 आ रहे हैं, तो आपने इस तरह इस सारणी को जो है पूरा कर लेना है। आइए इसके बाद नेक्स्ट सम 12 नंबर देखते हैं।
अब 12 नंबर प्रश्न है, नीचे एक सिनेमाघर में टिकटों की बिक्री का रेखीय ग्राफ दिया गया है, बताइए कि। तो इस सम को करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। तो आइए शुरू करते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो हमें यहाँ पर सिनेमाघर में टिकटों की बिक्री का रेखीय ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर इस साइड में दिनों की संख्या, दिन लिखे हुए हैं सोम मंगल बुध वीर, और इस साइड में टिकटों की बिक्री दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें सोमवार को जो है 20 से 25 टिकटों के बीच में टिकटों की बिक्री हुई है। तो इस तरह अलग अलग दिनों में टिकटों की बिक्री दी गई है। पहले प्रश्न में हमें पूछा गया है गुरुवार को कितने टिकट बेचे गए। तो गुरुवार को अगर हम देखें तो यहाँ से गुरुवार का जो ये है तो इस साइड में ये 20 पर जा रहा है, तो गुरुवार को 20 टिकट बेचे गए। तो अगला जो प्रश्न है इसमें हमें पूछा गया है किस दिन टिकटों की बिक्री 15 से 20 के बीच में हुई। तो 15 से 20 के बीच में बुधवार को टिकटों की बिक्री हुई। तो आइए देख लेते हैं, ये बुधवार जो हमारे पास दिखाई दे रहा है इसमें ये जो है बिंदु, ये जो है 15 और 20 के बीच में आ रहा है। तो इस तरह ये 15 और 20 के बीच में टिकटों की बिक्री हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नम्रता रोजाना कसरत करती है और उसने उसका रैखिक ग्राफ बनाया, जो नीचे दिया गया है। ये उसका समय दिया गया है मिनटों में और ये दिन दिए गए हैं। जैसे सोमवार को उसने 20 मिनट की, मंगलवार को 15 और 10 और 15 के बीच में है। तो ये अलग अलग उसकी कसरत के दिन और समय दिया गया है। तो इसमें हमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें लिखा हुआ है नम्रता ने गुरुवार को कितने मिनट कसरत की। तो गुरुवार का ग्राफ अगर देखें तो गुरुवार को उसने ये जो है यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 15 मिनट के करीब आ रहा है, 15 मिनट उसने कसरत की। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें हमें पूछा गया है, प्यारे बच्चों आप स्केल रखकर इसको सही कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा आ रहा हो 1-2 मिनट तो आप उसको उतना ही लिखें। इसके बाद अगला है कितने दिन नम्रता ने 20 मिनट से ज़्यादा कसरत की। तो 20 मिनट से ज़्यादा जो दिन है अगर इस ग्राफ में हम देखें तो जो 20 है, जो यहाँ पर 20 है, इससे ज़्यादा एक लाइन लगा लेते हैं हम। तो ये 20 से ज़्यादा वाले दिन आ गए हैं। ये बुधवार है, ये शुक्रवार है और ये शनिवार है। तो ये हम 3 दिन नीचे लिख देंगे। तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। नम्रता ने पूरे सप्ताह में लगभग कितने मिनट कसरत की। तो ये इसका उत्तर 135 मिनट आता है। आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। जैसे पहले इसका जो है 20 है, ये जो है 10 है, ये 25 के पास जा रहा है। इन सभी को आप अलग अलग इनकी जो है यहाँ पर इनका लिख लें। जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है रविवार को, और ये जो है शनिवार को 35 आ रहा है। इनके ऊपर आप इस तरह से लिख लें। और ये 30 आ रहा है, और ये गुरुवार को उसका जो है 15 आ रहा था, 15 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। इस तरह अलग अलग आप इनके लिख कर जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ जो है मेरा 135 आया है। आप भी इसको जोड़कर चेक करें। इसके बाद अगला सम है 14 नंबर। नीचे दिए गए ग्राफ में कौन सा ग्राफ जो है 10 बजे का तापमान जानने के लिए अधिक उपयुक्त है, अपने उत्तर का कारण बताएं। तो प्यारे बच्चों, जो 10 बजे का तापमान जानने के लिए सही जो उपयुक्त है वो ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर आप 10 बजे देखें तो 12 के बाद जो है यहाँ 8 और ये जो 10 यहाँ आएगा लगभग। तो इस लाइन में जो है यहाँ पर यहाँ जो आएगा कोई भी ग्राफ का पार्ट नहीं दिखाया गया, तो यह सही नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो 8 और 9 और यहाँ पर अगर हम देखें 12 है, फिर 4 है, यहाँ 8 है और 9, 10 लगभग 10 यहाँ बजते हैं। तो ये इसका जो तापमान है इसमें सही दिखाई पड़ सकता है। इसको अगर आप दोबारा से देखें तो ये लाइन टेढ़ी लग गई थी। ये जो लाइन है इस तरह से 10 बजे का आप इस तापमान बिंदु पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 वाले में, क्योंकि इसमें 10 बजे का तापमान स्पष्ट
क्योंकि इसमें 10 बजे का तापमान स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके बाद आगे है जो लिखा हुआ, इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है रीना व मीना को शिक्षक ने रैखिक लेख बनाने हेतु कुछ बिंदु दिए। बिंदु ए 1.5, बी 3.2, सी 2.7, डी 7.2, ई 8.4, लेकिन दोनों ने अलग अलग आलेख बनाए। इन बिंदुओं के आलेख गलत बनाया गया है, जो उसे पहचानो और गलती का कारण भी बताओ। तो इसमें से एक आलेख है जो वो गलत है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर हम देखें जो राधा है इसने जो बिंदु हैं वो जो लिए हैं, ये वाला रेख ये गलत बना हुआ है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो जो x 1 और 5 है, 1 और जो 5 है, एक जो है x एक्सिस का है और 5 y एक्सिस का है। तो राधा ने जो 1 है वो x5 है जो x एक्सिस पर ले रखा है, और 1 है जो y एक्सिस पर ले रखा है। तो इस तरह उसने 5 1 बना दिया, जबकि ये 1 5 था। इस तरह उसने दूसरे बिंदु भी गलत बनाए हैं, जैसे 3 2 है जो, तो 3 x एक्सिस पर चाहिए था पर उसने ये y एक्सिस पर लगा दिया, और 2 y एक्सिस पर चाहिए था और इसने 1 ही यहाँ पर लगा रखा है। तो इस तरह इसका जो गलत है, अब दूसरे को चेक कर लेते हैं दूसरा सही है या गलत है। तो इसमें दूसरे में अगर हम देखें तो जो पहला बिंदु है हमारा 1 5 है, 1 5 जो ए बिंदु है हमारा वो यहाँ पर है, और 1 5 ये इसने सही लिया है, x पर 1 है और y पर 5 है। बी बिंदु में हमें 3 2 दिए हैं, तो 3 उसने x एक्सिस पर सही लिए हैं और y एक्सिस पर 2 2। इस तरह इसके सभी बिंदु हैं जो मैंने चेक किए हैं ये सही लिए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं राधा ने गलत बनाया है, क्योंकि उसने जो x अक्ष वाले बिंदुओं का y अक्ष पर दिखा रखा है, x अक्ष वाले बिंदुओं को y अक्ष पर दिखा रखा है। तो आप इस सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। आपके लिए उड़ान से संबंधित और वर्कबुक से संबंधित सभी लेसन इस चैनल पर उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।